जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का साइंस प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि पूछा गया था 8/10/2018 को सीट नंबर 2 का पेपर हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर 15 है। यदि आप बाकी क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना हमें राय बता सकते हैं। आप हमारे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम जो है सीधा शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर से। तो क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ के आधार पे कौन सा कथन पैटर्न सही वर्णन करता है। देखिए बहुत आसान है, बस देख के आपको हो सकता है भय लगता हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। तो ग्राफ को यदि आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ग्राफ क्या है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा है। ग्राफ क्या रहा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं साल दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे जो है ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये वृद्धि को बताता है। तो कोई यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पूरे वर्ष के दौरान CO2 सांद्रता में कोई बदलाव नहीं है। तो बदलाव तो हो रहा है, क्योंकि हम अब क्या देख रहे हैं कि ये वृद्धि कर रहा है। तो पूरे वर्ष CO2 की सांद्रता में जो है वृद्धि हो रही है। तो ये कथन आपका क्या है, बिल्कुल भी क्या है, सही है। क्या है, बिल्कुल ही सही है। कि अब बाकी यहाँ पे है कि इसमें कमी आ रहा है, कमी तो नहीं आ रहा है। चौथा ऑप्शन है कि CO2 सांद्रता में उतार चढ़ाव हो रहा है। उतार चढ़ाव का मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वृद्धि हुआ, ठीक है, कहीं भी जो है ये नीचे की तरफ जो है गिरा नहीं है, हमेशा ये लाइन के ऊपर ही गया है। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा केवल बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी लाजवाब है कि डैश में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम नया नहीं है। ठीक है, तो फुटबॉल के आकार में कौन सा कार्बन का अप्रूप होता है, तो वो आपका फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। देखिए कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जानकारी कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं एकदम फास्ट में। कार्बन जिसकी संकेत जो होता है वो C होता है, परमाणु संख्या 6। द्रव्यमान इसका जो होता है 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक बिना जो होता है 2 और 4 होता है, ताकि ये 6 पुट जाएगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है और ये विद्युत के कुचालक है। इसमें सुधार करेंगे, यहाँ पे कुचालक है। कार्बन के जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर जो है आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लोरीन जो है कार्बन का एक नया अप्रूप है, जो कि फुटबॉल की तरह इसका संरचना होता है। और कार्बन 60 भी जो है इसी को कहा जाता है, ध्यान रखें, कार्बन 60। ग्रेफाइट जो है ये एकमात्र जो है सुचालक धातु है। वो धातु में केवल ग्रेफाइट ही है जो कि सुचालक है। हीरा के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे कि ये कुचालक होता है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है चमकीला दिखाई देता है। यानी जब तक कि हीरा पे लाइट नहीं पड़ेगा तब तक हीरा चमकीला नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना सफाई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। देखिए दीवार पे जो परत बनता है, जब हम दीवारों पे पेंट कर देते हैं, CaOH को पेंट कर देते हैं, तो उसके बाद दीवार क्या होता है, सूखने के बाद चमकीला हो जाता है। सूखने के बाद चमकीला होने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम देखिए दीवारों पे जो हम करते हैं वो कली चूना लाते हैं, पहले मार्केट से खरीद के कली चूना CaO, जब इसको पानी में घोल देते हैं, किसमें, पानी में इसको हम जब घोल देते हैं दोस्तों, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। और जब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम जो है लेप जो है दीवारों पे चढ़ा देते हैं, दीवारों पर चढ़ाने के बाद जो हवा में CO2 होता है, वही ये CO2 क्या करता है, इसी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इससे अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने के बाद धीरे धीरे हमारा दीवार सूखता है, यानी कि ये जब अभिक्रिया करता है तो वो सूखता है, और सूखने के बाद क्या होता है, हमारा लाइटिंग आ जाता है। लाइटिंग किस तरह से आता है, तो ये संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट की तरह आ जाता है। आपको पता होगा कि जो आप में ये जो होता है संगमरमर से ही बना हुआ है आपका ताजमहल, तो ये संगमरमर जो चूना पत्थर होता है कुछ इसी प्रकार से लाइट होता है। इसका संगमरमर का भी फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, और रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक्टिनोइड की परमाणुिक संख्या क्या है, तो एक्टिनोइड की परमाणुिक संख्या बताना है। चलिए दोस्तों पहले यहाँ जो आपको हम दिखाते हैं, देखिए
यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे ये दो जो है नीचे वाला जो टेबल है इसको गौर से देखना है। ऊपर वाला जो टेबल है इसको बोलते हैं लेथेनाइड, नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनाइड। लेकिन परमाणुविक संख्या इसका होता कहाँ से है, तो एक्टिनाइड जो बोले तो हम एक्टिनाइड को छोड़ देंगे, जैसे कि AC एक्टिनाइड होता है 89, इसको छोड़कर यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट होगा कहाँ तक, यहाँ 103 तक, यानी कि 90 से लेकर 103 तक क्या कहलाता है आपका एक्टिनाइड कहलाता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यही कि आपका लेथेनाइड समूह पूछता कहाँ से होता है, तब आपका ये 58 से लेकर क्या हो जाता 71 तक हो जाता। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके पहले भी जो है कई बार जो है आपका क्या हो चुका है, एक्टिनाइड लेथेनाइड को हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है आपका ये 57 और ये 89 यहीं पे रह जाता है। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पिन्ना जो है वो डैश का बाह्य अंग है। देखिए पिन्ना जो होता है, हम इसको क्या होता है, ये कान का जो होता है, कान का ये बाहरी अंग है। थोड़ा सा हम कान को समझिए। देखिए हम जो कान का बाहरी हिस्सा पकड़ते हैं ना, जिसको कान पकड़ के हम किसी से मचोड़ देते हैं या कान हम पकड़ते हैं, तो वो जो भाग हम बाहर निकला हुआ है ना कान का, वही जो पिन्ना कहलाता है। बाहरी कान ही क्या है, पिन्ना। जो हम जिस कान को पकड़ते हैं ना, वो कान का बाहरी हिस्सा वो पिन्ना हो गया। कान के अंदर इस तरह का जो होता है एक नलिका होता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक नलिका है, इसको बोलते हैं कान की नलिका, जिसको की ना कैनाल कह देते हैं इंग्लिश में, कैनाल, ठीक है। इसी नलिका के ऊपर जो होता है यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या होता है, ड्रम होता है, ड्रम, यही नलिका में ड्रम होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ हो ना, कुछ भी जो है इसके अंदर ना घुसाइए नहीं तो ये पर्दा फट जाएगा, तो इसी को हम पर्दा कहते हैं, जिसको कि हम एयर ड्रम कहते हैं, ठीक है, कान का पर्दा। अब यहाँ पे जो है ये व्हाइट सा देख रहे हैं, यहीं पे आपका होता है कान की हड्डी। कान की 3 हड्डी होती है, इसको जो है हम इस फिगर में समझते हैं। इसका पिन्ना क्या हो जाएगा, कान का बाहरी हिस्सा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्दा है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, इस तरह का ये पर्दा है, ठीक है, ये आपका पर्दा है, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये वाला भाग, यहाँ से लेके इस तरह का यहाँ तक दिख रहा है, ये कान की हड्डी है, यही कान की हड्डी है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। इस कान की 3 हड्डी ध्यान रखेंगे, मीलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है, मीलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है, ये 3 हड्डी याद रखेंगे। ये आपका जो भाग होता है ना, कान को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक बाहरी भाग, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके जो है यहाँ तक की भाग जो होता है आपका कान का, यहाँ तक क्या कहलाता है आपका, इधर तक का पूरे क्या कहलाता है आपका बाहरी हिस्सा कहलाता है। जबकि मध्य भाग में क्या होता है, हड्डी होता है। इनर भाग में आपका फिर ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे जो मध्य भाग में होता है वो आपका 3 हड्डी पाए जाते हैं, मिलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज जो है दोस्तों, ये कान का जो होता है सबसे छोटा हड्डी जो होता है वो स्टेपिज होता है। ध्यान रखेंगे मानव कान की कौन सी हड्डी है, मिलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज जो होता है वो कान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में होता है। कान के किस भाग में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिडिल ईयर में होता है, मतलब कि मध्य कान के हिस्सा होता है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो वो फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ में होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, रिवाइज हुआ होगा और नया कुछ सीखे भी होंगे। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक दबा कीजिए, लाइक कीजिएगा तभी हमारे अंदर जोश आएगा। कमेंट एकदम मजेदार वाला कीजिए। देश के अनुसार जो है जी का मान घटता है, तो जी का मान जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान जो है किसके हिसाब से घटता बढ़ता है वो बताना है। देखिए जी का मान जो है ये ऊंचाई के आधार पे ये डिपेंड करता है, किस पे, ऊंचाई पे। हमारा क्या आंसर है, ऊंचाई। थोड़ा सा हम इसको जो है समझते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट है, तो हम इससे बहुत सारे कुछ याद रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पहली बात तो जी का वैल्यू कितना होता है, एग्जैक्ट जो जी का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी की ऊंचाई के अनुसार जो होता है जी के मान में परिवर्तन होता है। और ध्यान रखेंगे पृथ्वी, जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर आपका जी का मान क्या होता है, घटता है। यानी कि यदि पृथ्वी से आप ऊपर जाएंगे तो भी ऊंचाई बढ़ेगा, है ना, ऊंचाई में वृद्धि होगा तो आपका जी का मान घटेगा। यदि पृथ्वी की सतह से आप नीचे जाएंगे तो भी ऊंचाई में वृद्धि होगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। यानी कि ऊंचाई यदि बढ़ाइएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। जी का मान जो महत्तम होता है वो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। लेकिन जबकि जी का न्यूनतम मान जो होता है वो विषुवत रेखा पे होता है। क्या होता है, विषुवत रेखा पे जो होता है जी का मान न्यूनतम होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ जो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, यानी पृथ्वी यदि तेजी से घूमेगी तो जी का मान कम होता जाएगा, है ना, बहुत कम होता जाएगा। जी यदि जी को पूरी तरह से गायब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब उड़ जाएंगे। तो पृथ्वी की गति जो है बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है, जी का मान कम होता है। जबकि घूर्णन गति जो होता है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को कम किया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा घटेगा कब, समझ में आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो पे आप बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, नया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम जो है इतना अच्छा रिवाइज करवा देते हैं पिक्चर के साथ कि आपको यूं ही याद हो जाएगा।
बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है, तो गलनांक मतलब क्या हो गया, गलेगा, तो गलेगा तो ये माइनस में तो बात ही नहीं होना है, क्योंकि गलाना है, गलाने हैं तो हमको जमाना, माइनस का मतलब क्या हो गया, ठंडा हो जाना। तो यहाँ गलनांक बिंदु कितना होता है ये बताना है, ठीक है। क्या होता है, गलनांक बिंदु आपको बताना है, ठीक है, कितना होता है, कितना होता है ये 273 केल्विन होता है। कितना, 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ताप के विभिन्न पैमानों के समझिए, आपको पता होगा कि हम कई बार रिवीजन करवा चुके हैं। ताप का जो SI मात्रक होता है दोस्तों वो केल्विन होता है, लेकिन अलग भी पैमाना है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होते हैं और रोमर भी होता है ताप का पैमाना, लेकिन SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। देखिए दोस्तों जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 273 केल्विन के बराबर होता है। यदि पानी का हिमांक भी पूछ ले तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि 273 केल्विन होगा। ध्यान रखेंगे कि पदार्थ जो प्रायः होता है मुख्य रूप से साधारणता कि जो पदार्थ का गलनांक होता है ना वही उसका हिमांक के बराबर होता है। जैसे पानी का क्वथनांक यदि आपसे पूछा जाता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो ध्यान रखेंगे इस तरह से आप अपनी बातें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा। तो प्रतिरोध को क्या करते हैं हम, आधा कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिरोध को हम क्या कर रहे हैं, आधा। देखिए प्रतिरोध को जब आप आधा करेंगे ना तो जो धारा का मान है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया लेकिन इसका वित्त क्रमानुपाती होता है तो धारा क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा जो है प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है नहीं होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोध जो होते हैं किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चालक की ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप यदि आप बढ़ा दीजिए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, लंबाई बढ़ने पे भी जो आपका प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसको कि आम भाषा में हम मोटाई कहते हैं, देखिए इसका वित्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, वित्त क्रमानुपाती होता है आपका कौन, प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। लेकिन पदार्थ की जो चालक पदार्थ की प्रकृति है उसके ऊपर भी आपका प्रतिरोध डिपेंड करता है। जैसे चांदी को ले लीजिए तो चांदी जो है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है क्योंकि इसकी चालकता सबसे अधिक होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है, यानी कि मनुष्य जो है किस आवृत्ति को सुन नहीं सकता है, ठीक है। मनुष्य जो है किस आवृत्ति को सुन नहीं सकता है, यही आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए मनुष्य सुनता किसको है, पहले उसको जान लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जो आवृत्ति के आधार पे जो है ध्वनि को हम 3 भागों में बांटना है। एक बांटते हैं जिसको कि हम नहीं सुन सकते, हमसे कम होता है, यानी कि इसकी एक होता है अवश्रव अपने अवश्रव इंफ्रासोनिक, ठीक है। इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति जिसकी होती है उसको हम अवश्रव तरंग कहते हैं। जैसे भूकंप से पहले जो होता है आपका अवश्रव तरंग ही आते हैं। अब मनुष्य जो है इस तरंग को नहीं सुन सकता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से यदि कम है, 20 हर्ट्ज से यदि कम है आवृत्ति तो उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। लेकिन कौन सुन सकता है, तो कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, इसके जैसा जो जानवर है वो इसको सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे भूकंप वाला ध्यान रखिएगा। श्रव्य तरंग किसको कहते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। ऑडियोबल वेव जो होता है इसकी आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मनुष्य जो होता है वो इतनी आवृत्ति को सुन सकता है, ठीक है, इसे सुन सकते हैं। 5 वर्ष से जो कम आयु का जो बच्चा है जो कि मनुष्य ही होता है, और जो कुत्ता होता है वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो यदि 5 वर्ष के बच्चा यदि पूछ दे तो ध्यान रखिएगा इसके केस में आप 25 किलो हर्ट्ज याद रखेंगे, जबकि सामान्यतः मनुष्य के लिए कितना है, 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है दोस्तों। तो पहले जो है जिसको इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा हम देखते हैं क्या क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य जो है किस आवृत्ति को नहीं सुन सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि 20 हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए और जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो ये क्या 22,000 हर्ट्ज, तो ये हमारा नहीं सुन सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज को सुन सकता है क्योंकि ये 20 से ऊपर है। 20,000 हर्ट्ज इसको भी सुन सकते हैं, 18,000 हर्ट्ज इसको भी सुन सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक होता है आपका प्राश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। इसकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसे मनुष्य जो होता है यानी कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन है, चमगादड़ है, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है इसको आसानी से सुन लेता है। डॉल्फिन के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि 1.5 लाख हर्ट्ज तक वाले ध्वनि को जो है डॉल्फिन सुन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पक्षियों में डैश होता है, यानी कौन सा कक्षीय होता है पक्षियों में। देखिए
आपको जो है हमने कई सारी बातें इसके बारे में बता चुके हैं कि आपको जो है इस तरह का ना रिवाज करवा चुके हैं। जो मछली में होता है वो 2 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन जो उभयचर होता है या सरीसृप होता है उसमें 3 चैम्बर पाते हैं। लेकिन उभयचर में जो होता है कुछ अपवाद है, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब सरीसृप हैं, लेकिन इसके हृदय जो होते हैं 4 चैम्बर का होता है। वहीं यदि स्तनधारी या पक्षी आ गया, स्तनधारी में जैसे मनुष्य भी स्तनधारी में आ जाएगा, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो वो स्तनधारी में आ जाएगा, ठीक है। तो मनुष्य हो गया और पक्षी हो गया, इसमें जो होते हैं वो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो आपसे जो है पक्षी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, इसके पहले सेट में जो है मछली के ऊपर और उभयचर के ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है। अभी का आपके ऊपर क्या पूछा, पक्षी के ऊपर। तो पक्षी में कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पक्षी के बारे में पूछा, कितना हो जाएगा, 4 कक्षीय हृदय इसका होता है, ठीक है। 4 कक्षीय हृदय जो कि मानव में भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेसिव जो होते हैं, ठीक है। तो मटर के पौधे में जो होता है, जो झुर्रीदार बीज कैरेक्टर जो होता है वो रिसेसिव होते हैं। क्या होते हैं, रिसेसिव झुर्रीदार पौधे, ठीक है। क्या होते हैं, झुर्रीदार पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश एक यौगिक नहीं है। तो यौगिक नहीं है मतलब क्या हो गया, उसको समझिए। जैसे चौक, चौक क्या एक यौगिक है। तो चौक का फॉर्मूला, चौक को हम क्या बोलते हैं, सीधा कैल्शियम कार्बोनेट जो बोल देते हैं हम, वो चौक को ही कैल्शियम कार्बोनेट कर देते हैं। लेड हो गया, पीबी आपका क्या हो गया, लेड हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बताइए कौन यौगिक नहीं है। यौगिक का मतलब क्या हो गया कि 2 तत्व उसमें कम से कम रहेगा। तो आप चौक का फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 3 तत्व है, तो ये यौगिक है ना। लेड देख लीजिए, Pb, इसमें बस Pb क्या होता है, इसका संकेत है, ये एक ही अकेला है, यानी कि ये क्या है आपका एक तत्व है, ये क्या है आपका एक तत्व है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यौगिक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला में 2 तत्व शामिल है, इसका मतलब ये भी यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी आपका क्या है, 2 तत्व है, यानी कि ये भी यौगिक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए क्या करता है, गतिमान कर, गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा। लुढ़कता हुआ पत्थर, यदि पत्थर लुढ़क रहा है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। गिरता हुआ नारियल, नारियल गिर रहा है तो उसमें गति है तो गतिज ऊर्जा होगा। उठा हुआ हथौड़ा में जो है ये गतिज ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि उठा हुआ हथौड़ा में क्या होता है, ऊंचाई होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए थोड़ी सी जो है ना हम ऊर्जा को समझते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को समझते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से मिला के हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे mgh, और जबकि गतिज ऊर्जा का रखेंगे 12 mv², ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो निर्भर करता है वो आपका ऊंचाई पे और वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, और उसी तरह से जो गतिज ऊर्जा वो द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है, जबकि इसके अन्य मात्रक भी हैं, अर्घ है, कैलोरी है, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। कार्य करने की जो क्षमता होता है दोस्तों उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे देश समूह में आते हैं। देखिए जिस पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके, थैलोफाइटा के अंतर्गत। देखिए थैलोफाइटा को आप समझिए क्या होता है। थैलोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्या है, सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा समूह में जो है सामान्यतः वो शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। और इसके अंतर्गत 3 चीज आता है, एक शैवाल, कवक और लाइकेन। मुख्य रूप से बोले 3 चीज आता है, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को जो है हम फाइकोलॉजी कहते हैं, जबकि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए जो है क्लोरोफिल जो कि इसमें पाया जा रहा है, इसीलिए स्वयंपोषी होते हैं। और ये भोजन को जो है स्टार्च के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, स्टार्च के रूप में। देखिए अब कुछ शैवाल के बारे में ध्यान रखें, जैसे कि ट्राइकोवेस सेलिवल शैवाल, ठीक है। ट्राइकोवेस सेलिवल शैवाल ये जो होता है, जो लाल सागर का रंग क्या जो मुख्य कारण है वो ट्राइकोवेस सेलिवल शैवाल ही है। कोलोरोला शैवाल के बारे में ध्यान रखेंगे। कोलोरोला शैवाल को जो है अंतरिक्ष में लेके जाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। कौन, कोलोरोला
शैवाल। ठीक है, वहीं पे जो है आपका लाइमेनेरिया जो शैवाल होता है, लाइमेनेरिया शैवाल, इसमें जो होता है आयोडीन पाया जाता है। और नील हरित शैवाल का तो खैर खाद के रूप में प्रयोग होता है। और ध्यान रखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक शैवाल है जिसको बोलते हैं प्रोटोडर्मा शैवाल। तो प्रोटोडर्मा शैवाल जो है वो कछुए के पीठ पे ये जो जमता है वो प्रोटोडर्मा शैवाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इस पर पूछा हुआ था इसीलिए इसको रिपीट किए। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य देश पर निर्भर नहीं करता। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो है ना किस पे निर्भर करता है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पे इस पे निर्भर करेगा। जी का स्थिरांक बिल्कुल निर्भर करेगा। पृथ्वी की त्रिज्या इस पे भी निर्भर करेगा। पृथ्वी की त्रिज्या हो या फिर कोई ग्रह का त्रिज्या हो, उसी तरह से पृथ्वी का द्रव्यमान हो या कोई ग्रह का द्रव्यमान हो, उस पर निर्भर करेगा। नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान एम पर नहीं, वस्तु के द्रव्यमान में जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण की वजह से त्वरण का मूल्य ये निर्भर नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये गलत है डी, और हमें जो गलत था वही खोजना था, तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा डी जो है इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? वोल्ट मीटर का। ठीक है दोस्तों, जरा इसको समझिए। वो विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को जो है दोस्तों हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। और साथ ही जो है ध्यान रखेंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होना चाहिए। क्या बोले? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा की माप करता है, और अमीटर को जो है वो हम श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए ताकि धारा का मान सही कर सके। देखिए दोस्तों, जो गैल्वेनोमीटर होता है इससे छोटे जो विद्युत परिपथ में जो होता है विद्युत धारा की दिशा और विद्युत धारा की मात्रा, इसको ज्ञात करने के लिए करते हैं किसका प्रयोग? गैल्वेनोमीटर का। क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश एकमात्र उधातु है जिसे क्षारीय साथ रखा गया है, यानी कि क्षारीय धातु के साथ किसको रखा गया है। ठीक है, तो इसको किसको रखा गया? हाइड्रोजन को जो है क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखिए। हाइड्रोजन जिसकी संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है जो कि क्षारीय धातु के समान है, इसीलिए क्षारीय धातु के साथ इसको रखा भी जाता है। हाइड्रोजन की खोज करता हेनरी केवेंडिश है, और हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का ये प्रथम तत्व है, क्योंकि परमाणु संख्या 1 है तो प्रथम तत्व है। यह जो होता है हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है, और सबसे हल्का हाइड्रोजन गैस भी है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस भी है। हाइड्रोजन जो है एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी में न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे जो है क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। कहाँ पे? तो वर्ग 1 में। ठीक है, वर्ग 1 में, ग्रुप 1 में। हाइड्रोजन को जो है ये हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डैश में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणु से कौन जुड़े होते हैं? तो वो आपका त्रिविमीय कौन बनाता है? डायमंड, जिसको हीरा बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का क्या है? अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि इसमें किसी विशेष परिवर्तन हो गया वापस भी लौट सकता है, जैसे कि फलों का पकना। फल पक जाएगा तो क्या कच्चा होगा? नहीं होगा। तो ये जो है दोस्तों ये क्या हो गया? हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। बर्फ का पिघलना, हाँ, बर्फ का पिघलना क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ पिघल के यदि पानी बदलेगा तो पानी को जमा के हम बर्फ बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। बाकी दूध से दही ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वित होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन हमारा कौन बनेगा? बी। ठीक है, कार्बन के बारे में आपको बता देते हैं कि कार्बन का संख्या C, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4, ये एक धातु है और विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन का 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, प्लेटिन, एक और होता है आपका ग्रेफीन। ठीक है, हीरा जो होता है ये कुचालक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है कि ये चमकीला दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे कि साथ ही साथ ये त्रिविमीय संरचना बनाता है और 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट जो है एकमात्र क्या है? सुचालक धातु है। फ्लोरीन जो है कार्बन का नया अपरूप है। यदि आपसे पूछा जाए कार्बन 60 क्या है तो ये भी फ्लोरीन के अंतर्गत आता है, जिसकी संरचना जो होता है फुटबॉल की तरह होता है। ये सारा हमने जो है रिवाइज कर लिया।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आप देख रहे थे क्या, ये आप देख रहे थे क्लास नंबर 15 और ये हुआ था एग्जाम 8/10/2018 सीट नंबर 2 का जो है आप साइंस का आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस सीट पेपर देख रहे थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, इतना सेल्फी और स्वार्थी मत बनिए। वीडियो को हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोग हमारे सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।